ओम गंगणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। अद्य वैयाकरण भूषण सारस्थ समास शक्ति निर्णयम् अधिकृत्य पाठ प्रारभ्यते। तत्र पूर्वमपि पाठः मया पाठितः, अधुनापि पाठः प्रारभ्यते। तत्र समासशक्ति निर्णय सहसुपा इति विषये महाभाष्ये यः योग विभागः भाष्यकारेण कृतः स तु मया पूर्वस्मिन् दिने प्रकाशितः। इदानीं सिद्धान्तकौमुद्यां यत् भट्टोजीदीक्षितेन प्रोक्तं तदपि भवतां पुरस्तात् मया सुस्थाप्यते। भवद्भिः श्रूयताम्। अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां सहसुपा विषये भट्टोजीदीक्षितेन किं कथितमस्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां प्रोक्तमस्ति सहसुपा सह इति जोगो विभज्यति। सहसुपा यह सूत्र है। इसमें सह एक अलग योग विभाग करके बनाया जाता है, सुपा एक अलग करके। योग जो सह और सुपा दोनों का योग है उसको विभाग किया जाता है। विभाग करने से क्या होगा, तो सह एक अलग पद बन जाएगा, सुपा एक अलग हो जाएगा। तो जब जब सह सुपा में से सह को अलग करेंगे तो वहां पर सुप की हम अनुवृत्ति लाएंगे, तब कैसा अर्थ होगा, तो सुबंत को समर्थ के साथ समास होगा। कहते हैं यह योग विभाग क्यों किया जाता है, तो योग विभाग इष्ट सिद्धि के लिए किया जाता है। कोई शब्दों को सिद्ध करना है, वो सामान्य परिस्थिति में नहीं हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो विभाग करके उन शब्दों को सिद्ध किया जाता है। इसलिए कतिपय तिङन्तोत्तर पदोयम समास है। इसलिए कुछ तिङन्त पद यदि उत्तर पद में है तो वहां भी समास होता है। कतिपयानि तिङन्तानि उत्तर पदानि यस्य इति कतिपय तिङन्तोत्तर पदा। यदि कुछ तिङन्त उत्तर पद में है तो उनके साथ भी समास होता है, लेकिन यह समास छंद में ही देखा जाता है। इसलिए कहा गया है सद छंदस्यैव। जैसे पर्ज भूषयत अनुव्यचलत, परी जोड़ अभूषयत है, परी सुबंत है और अभूषयत तिङन्त है। तो परी को अभूषयत के साथ, अनुव्यचलत में अनुबी को अचलत के साथ समास हुआ है। अब दूसरा रह गया सुपा।
तो सुपा जो है यहाँ पर भी शुभ शुभा मंत्रिते से शुभ की अनुवृत्ति आती है, तो क्या उसका अर्थ होता है शुभ सुपा सह समस्यते, सुबंत को सुबंत के साथ समास होता है। तो इससे क्या होता है, तो जब भूतपूर्व यह शब्द सिद्ध होता है। भूतपूर्व में सुबंत भूत भी सुबंत है, पूर्व भी सुबंत है। पूर्वम भूतः इस विग्रह में भूतपूर्व बनता है। यहाँ पर दोनों जो है सुबंत है, तो सुबंत को सुबंत के साथ समास किया गया है। अब भूतपूर्वे चरट इस सूत्र के निर्देश से भूत शब्द को पूर्व में प्रयोग किया गया है। यहाँ समस्यते शब्द का अर्थ होता है, समस्यते शब्द से अर्थ एकीक्रियते प्रयुक्त भी, प्रयोक्ता के द्वारा जहाँ एकाकार कर दिया जाता है, माने एक अर्थ बना दिया जाता है। दो शब्दों का जब एक अर्थ में जब प्रयोग होता है तो उसको कहते हैं समास। उसी को कहते हैं समास संज्ञाम लभते जावत, समास संज्ञा को प्राप्त करता है। अब यह वहां तक यह बात हो गई। अब यहाँ कहते हैं वैयाकरण भूषण सार, स्वयं भाष्यादि सिद्धम तद भेदम व्युत्पाद्य प्राचीन वैयाकरणोक्त विभागस्य अव्याप्त्यतिव्याप्त्यादिभिस्तल्लक्षणस्य प्रायिकत्वं दर्शयति। कहते स्वयं भाष्यादि सिद्ध जो भेद है, वो भेद तो मैंने पहले ही दिखा दिए हैं। जैसे वो 6 प्रकार का समास होता है। तो वो सबसे पहली जो कारिका है उसमें 6 प्रकार के समास को दिखाया गया है, वो भाष्यादि सिद्ध है। वहाँ जो 6 प्रकार के भेद हैं उन भेदों को कह करके उनका विपादन करके अब प्राचीन वैयाकरणोक्त विभाग जो है, प्राचीन वैयाकरणों के द्वारा जो विभाग किया गया है उसमें जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति असंभव जो दोष आ रहे हैं, तो उनके लक्षण में प्राचीन वैयाकरणों जो विभाग है उनमें जो उनके जो लक्षण हैं उनमें जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोष जो आ रहे हैं उनको दिखाया जाता है, और साथ ही उनके जो लक्षण हैं उनमें को प्रायुक्त दिखाया गया है। प्रायुक्त क्या है, तो असार्वत्रिक है। उनके लक्षण जो है सार्वत्रिक नहीं है। असार्वत्रिक का मतलब हुआ कि उनका लक्षण पूर्ण रूप से उदाहरण में लक्ष्य में घटित नहीं होता है, इसलिए उपरायुक्त है। अब इसी बात को अब विस्तार से वैयाकरण भूषण सार इस कारिका के द्वारा दिखा रहे हैं। कारिका है समासस्तु चतुर्धेति प्रायोवादस तथा परः योयम पूर्व पदार्थादि प्राधान्य विषयस्य च भूतपूर्व्यात् सोऽपि रेखा गवयादि पदा स्थितः। कहते हैं समास 4 प्रकार के होते हैं। यह प्राचीन वैयाकरणों का कथन है। वे सभी प्रायोवाद हैं, मात्र संभावना परक हैं, कथन मात्र हैं। योयम पूर्व पदार्थादि, और जो उनका लक्षण जो है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुखा, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। यह जो प्रधान विषय की जो बात उन्होंने कहा है वह भी बहुत पूर्व्यात सोपी रेखा गवयादि पदास्था, बहुत पूर्व्यात रेखा गवय के समान ही वे सब माने अव्यावहारिक हैं, असार्वत्रिक हैं, यह उन्होंने कहा है। अब है थोड़ा यहाँ देखा जाए
कहा गया है। अब ये भौत पूर्व्यात सोपी रेखा गवयादि बदास्थितः, यहाँ पर यह अर्थ निकलता है जो समास करने से पूर्व लौकिक विग्रह में पदों के अर्थों को मानकर ये समास जो समास किए जाते हैं उनका अर्थ जो है सो रेखा द्वारा अंकित जो गवय पदार्थ है उसकी भांति है। जैसे रेखा द्वारा अंकित गवय पदार्थ सत्य नहीं है, उसी प्रकार समास में समास करने से पहले पूर्व लौकिक विग्रह में पदों के अर्थों को दिखाना भी वह भी यथार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है। अत्र साधारण धर्मवत्वम लक्षणत्वम। अब कहते हैं कि लक्षण किसे कहते हैं, तो साधारण धर्म वाला जो है लक्षण कहलाता है। धर्मे साधारण्यंच, धर्म में साधारण क्या है, तो कहते हैं तदितरा वृत्तित्वे सति सकल तद्वृत्तित्वम, माने जिसमें दूसरों का पहुंच नहीं हो, जिस लक्षण में जिस लक्ष्य में दूसरों का पहुंच नहीं हो, लेकिन उस लक्ष्य में संपूर्ण में वह लक्षण घटित हो, तो वह हो गया साधारण। जैसे यथा शासना श्रृंगवत्वम गौर लक्षणम, शासना श्रृंग वाला जो है वो गाय का लक्षण हुआ। तो लक्षणे तान्येव पदानि ध्येयानि, लक्षण में वही पद देना चाहिए जो जैर व्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषा वार्जन्ते, जिसके द्वारा अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव दोष का वारण हो सके। तत्र लक्ष्ये लक्षणा सत्वम अव्याप्ति, लक्ष्य में लक्षणा को नहीं जाना, लक्ष्य में लक्षणा सत्वम, लक्ष्य में लक्षण को नहीं जाना वह अव्याप्ति कहलाता है। अलक्ष्य में लक्षण को चला जाना वह अतिव्याप्ति है। अलक्ष्ये तत्सत्वम अतिव्याप्ति। लक्ष्य मात्रा वर्तनम असंभव, लक्ष्य मात्र में जो लक्षण नहीं पहुंच सके उसको असंभव कहते हैं। इसके उदाहरण बाद में दिए जाएंगे जो दिखाया भी जाएगा। अत्र प्रायुकत्वम शब्दस्यार्थः असार्वत्रिकम, प्रायिकत्व शब्द का अर्थ है असार्वत्रिक। तत्रैव प्रायोवाद शब्दस्यार्थः संभावना रूपम कथन मात्रम, वहीं पर प्रायोवाद शब्द का अर्थ है संभावना रूप कथन मात्र। अब किताब की जो पंक्ति है उसको दिखाया जा रहा है और उसकी व्याख्या की जाएगी। क्या है, चतुर्धा अव्ययीभा, अब तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि भेदात, माने समास के 4 भेद हैं और विभाव तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि के भेद से। अयम प्रायोवाद, कहते हैं यह प्रायोवाद है, माने असार्वत्रिक है, माने यह सब जगह घटित नहीं होता है। तो भूतपूर्व तृणभू काराभू आयतस्तु बागर्थाविव इत्यादि संग्रह इत्यादि असंग्रहात, ये प्रयोग इत्यादि प्रयोग माने इन चारों के जो लक्षण हैं उनके मुताबिक संग्रहित नहीं होते हैं। ये चारों प्रयोग इन्हें चारों में इन चारों समास में संग्रहित नहीं होते हैं। इन चारों समासों के जो लक्षण हैं उसके लक्षण में ये घटित नहीं होते हैं।
कहते हैं लक्षण क्या है, तथा पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव, जहाँ पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है उसको अव्ययी भाव कहते हैं। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष का, जहाँ उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है उसको तत्पुरुष कहते हैं। जहाँ उभय पदार्थ की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व कहते हैं। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि इत्यादि लक्षणमपि प्रायिकम, जहाँ अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है उसको बहुव्रीहि कहते हैं। इत्यादि जो लक्षण जो है यह प्रायिक है, माने असार्वत्रिक है, माने सब जगह यह लक्षण घटित नहीं होता है। उन्मत्त गंगम सुपप्रति अर्धपिप्पली द्वित्रा सस्कुश पलाशम इत्यादो परस्पर व्यभिचारात्, कहते हैं उन्मत्त गंगम सुपप्रति अर्धपिप्पली द्वित्रा सस्कुश पलाशम इत्यादि में ये परस्पर व्यभिचार देखे जाते हैं। इनका परस्पर व्यभिचार देखा जाता है क्योंकि एक दूसरे के लक्षण में पहुंच जाते हैं, इसलिए इन सबों में व्यभिचार देखा जाता है। एक दूसरे के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तथा ही कहते हैं, जैसे उदाहरण के द्वारा अब समझा दीजिए, उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। तथा ही उन्मत्त गंगम इति अव्ययी भावे पूर्व पदार्थ प्राधान्य भावात अव्याप्ति। उन्मत्त गंगम इस यहाँ जो है सो अव्ययी भाव में कहा गया है, पूर्व पदार्थ की प्रधानता जहाँ हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। तो यह लक्षण जो है उन्मत्त गंगम में जाकर के अव्याप्ति दोष से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि उन्मत्त गंगम में यह लक्षण घटित नहीं होता है। यह लक्षण घटित कहाँ होता है, तो अन्य पदार्थ प्राधान्यात बहुव्रीहि लक्षणाति व्याप्तिश्च, अन्य पदार्थ यहाँ अन्य पदार्थ की प्रधानता होने के चलते बहुव्रीहि लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है, बहुव्रीहि का लक्षण इसमें आ जाता है। अब कहा अन्य पदार्थी च संज्ञायाम इति समासात, यहाँ पर अन्य पदार्थी च संज्ञायाम इससे समास हो। अब यहाँ देखा जाए अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, यह सूत्र अव्ययी भाव प्रकरण में सिद्धांत कौमुदी में विद्यमान है, जिसकी वृत्ति है अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम नदी भी स नित्यम समस्यते संज्ञायाम, माने अन्य पदार्थ में विद्यमान सुबंत को नदी के साथ नित्य समास होता है, और जिससे यदि यह संज्ञा अर्थ का बोधक हो। अब यहाँ तो उन्मत्त गंगम जो है, तो उन्मत्ता गंगा जस्मिन स उन्मत्त गंगम नाम देशा, उन्मत्ता गंगा जस्मिन यह लौकिक विग्रह हुआ। उन्मत्तासु गंगासु को हम समास करते हैं। और कौन से समास होता है, यही अन्य पदार्थी जो संज्ञायाम इस सूत्र से समास होता है। समास करने के बाद सुख का लोप होता है, और उसके बाद उपसर्जन संज्ञा करके और यहाँ पर गोस्त्रियों उपसर्जन से ह्रस्वता करके उन्मत्त गंग बनता है। उन्मत्त गंग जब बनता है तो अव्ययी भाव समास में यह आता है, इसलिए यहाँ पर सु लाने के बाद उसको नपुंसक संज्ञा हो जाती है, अव्ययीभावस्य से नपुंसकता हो जाती है, और उसके बाद सु को अम करके उन्मत्त गंगम बनता है। तो उन्मत्त गंगम माने देश, जो जिस देश में गंगा उन्मत्त होकर के बहती है उसको उन्मत्त गंग देश कहा जाता है। अब यहाँ पर उन्मत्ता गंगा जस्मिन, तो यह तो यहाँ पर तो अन्य पदार्थ की प्रधानता है, तो अन्य पदार्थ की प्रधानता है, यहाँ पर तो बहुव्रीहि समास होना चाहिए। अब बहुव्रीहि समास जब यदि होता
तो उन्मत्त गंगोदेशः होता, सो तो नहीं है। यहाँ पर ये अव्ययीभाव प्रकरण में इसे दिया गया है, इसलिए उन्मत्त गंगम यह रूप बना। तो यहाँ अन्य पदार्थ की प्रधानता है, तो यहाँ पर जो पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव, जो यह लक्षण जो है अव्ययी भाव का, यह घटित नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आकर के लक्षण जो है सो लक्षण की अव्याप्ति हो जाती है। यहाँ पर मन है उन्मत्त गंगम में यह पूर्व पदार्थ प्रधान हो गई भावा, इस लक्षण की अव्याप्ति हो जाती है। इस लक्षण की अतिव्याप्ति कहाँ होती है? तो अन्य पदार्थ प्रधान होने के चलते उन्मत्त गंगम में जाकर के यह व्याप्ति हो जाती है। नहीं, उन अन्य पदार्थ प्रधान होने के चलते बहुव्रीहि का लक्षण यहाँ पर आ जाता है। अन्य पदार्थ प्रधान होने के चलते बहुव्रीहि का लक्षण आ जाता है। स्वयं इसका जो लक्षण है सो अव्ययीभाव का लक्षण इसमें घटित नहीं होता है, इसलिए उसकी अव्याप्ति हो जाती है। आज जो घटित नहीं होना चाहिए वो जो बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि का लक्षण आ जाता है, इसलिए परस्पर व्यभिचार हो गया। अब दूसरा उदाहरण है सुपप्रति। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा करके तब और करते हैं व्याख्या। सुपप्रति, अर्धपिपली, द्वित्रा, ये सब तो हो गया। हाँ, उन्मत्त गंगम इत्यभिभावे पूर्व पदार्थ प्राधान्याभावात्, पूर्व पदार्थ की प्रधानता के अभाव में अव्याप्त हो जाती है। अन्य पदार्थ की प्रधानता के चलते बहुव्रीहि लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है। अन्य पदार्थ का संज्ञायाम, इससे समास होता है। तो इस तरह एक दोष हुआ। दूसरा दोष है सुपप्रति। सुपप्रति यह जो है सो कैसे सिद्ध होता है? तो सुप्रतिना मात्रार्थे, अव्ययीभाव समास प्रकरण में यह भी सूत्र है। यहाँ पर सुप को अलग किया जाता है, अब मात्रा का अर्थ यहाँ पर होता है लेस। तो लेस अर्थ में विद्यमान प्रति के साथ सुबंध को समास होता है। लेस अर्थ में विद्यमान प्रति के साथ सुबंध को समास होता है, यह इसका अर्थ निकलता है। अब यहाँ पर देखा जाए, इसका उदाहरण है जो शाक प्रति, जिसका हम लौकिक विग्रह करते हैं। शाकस्य लेसः शाक प्रति, शाक नस और प्रति को हम समास करते हैं। समास करने के बाद सुप का लोप हो जाता है, तो शाक प्रति यह बनता है। यहाँ पर प्रधानता किसकी है? यहाँ पर लेस की प्रधानता है। उत्तर सुपप्रति अव्ययीभावे उत्तर पदार्थ प्राधान्यात्, यहाँ पर उत्तर पदार्थ की प्रधानता है, पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं है। जबकि यह अव्ययीभाव समास के अंतर्गत इसका उल्लेख है, यहाँ पर तो पूर्व पदार्थ की प्रधानता होनी चाहिए, सो नहीं है। उत्तर पदार्थ की प्रधानता है, तो उत्तर पदार्थ की प्रधानता होने के चलते तत्पुरुष लक्षणातिव्याप्ति, तत्पुरुष समास का जो लक्षण है उसकी अतिव्याप्ति इसमें हो जाती है सुपप्रति में। यह तत्पुरुष का उदाहरण उस लक्षण के मुताबिक हो जाता है, जबकि यह अव्ययीभाव समास में दिया गया है। अव्ययीभाव का लक्षण यहाँ घटित नहीं होता है, तो इस प्रकार अव्ययीभाव की अव्याप्ति होती है और तत्पुरुष लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। तो दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं अव्ययीभाव समास के लक्षण में दोष दिखाने के लिए। सुप्रतिना मात्रार्थे समासा। अब आगे बढ़ते हैं। अर्धपिपली इति तत्पुरुषे पूर्व पदार्थ प्राधान्य सत्वात् अव्ययी भावातिव्याप्ति तत्पुरुषा व्याप्तिश्च अर्धम नपुंसकम इति समासात्। अब अर्धपिपली है, यहाँ पर
जो है सो तत्पुरुष समास किया गया है, जबकि पूर्व पदार्थ प्राधान्य सत्वात, इसमें पूर्व पदार्थ की प्रधानता है। यहाँ पर पिप्पल्याह अर्धम, इस लौकिक विग्रह में अर्ध शब्द जो है उसकी ही प्रधानता है। तो अर्ध शब्द की प्रधानता होने के चलते यहाँ पूर्व पदार्थ प्राधान्य है, यहाँ पर अविभाव का लक्षण आ जाता है, जबकि अर्ध पिपली को माने तत्पुरुष समास में दिखाया गया है। यह उदाहरण है अर्धम नपुंसकम का है। अर्धम नपुंसकम सूत्र है जिसकी वृत्ति होती है समांश वाच्य अर्थक शब्दों नित्यं क्लीबे स्व प्रागवत। समांश वाची सम अंश, सम अंशवाची जो अर्धक शब्द है उसको नित्य क्लीब में समास होता है और वह समास तत्पुरुष होता है, जैसे अर्धम पिपल्या, अर्ध पिपली। यहाँ पर तत्पुरुष में पूर्व पदार्थ तस्य अर्ध शब्दस्य प्राधान्यात्, यहाँ तो तत्पुरुष समास किया गया है, लेकिन प्रधानता है यहाँ अर्ध शब्द की, तो अर्ध शब्द की प्रधानता है तो अब विभाग की यहाँ पर अतिव्याप्ति हो जाती है। और तत्पुरुष का जो लक्षण है उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, इसकी अव्याप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर भी यह दोष हो गया, अर्धम नपुंसकम इति समासात्। अब उसी प्रकार कहते हैं एवं पूर्वकाय इत्यादो द्रष्टव्यम, पूर्व का यह भी देखना चाहिए। यहाँ पर तत्पुरुष समास का की अव्याप्ति हो गई है, कैसे हुई है? अत्र कायस्य पूर्वम इति विग्रहे तत्पुरुषेस्मिन् समासे पूर्व पदार्थस्य प्रधानतया अविभावाति व्याप्ति तत्पुरुष लक्षणा व्याप्ति। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर पूर्व पराधरोत्तर में देश नैकाधिकरणे यह सूत्र है जिसकी व्युत्पत्ति है अवय विनाशः पूर्वादयः समस्यन्ते एकत्व संख्या विशिष्टस्येद अवयवी। अवयवी के साथ पूर्वादि को समास होता है, वह अवयवी कैसा हो तो एकत्व संख्या से विशिष्ट हो। यहाँ षष्ठी समास होना चाहिए, सो नहीं हो करके षष्ठी समास को अपवाद करके एक देशी समास यहाँ हुआ है। यहाँ पूर्वम कायस्य इति पूर्व काय माने शरीर का पूर्व का भाग। यहाँ पर क्या है तो काय शब्द जो है सो यहाँ पूर्व पदार्थ है, उसकी प्रधानता है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास होना, यहाँ पर अव्ययीभाव समास होना चाहिए, यहाँ पर अव्ययीभाव समास होना चाहिए पूर्व पदार्थ की प्रधानता के होने के, पूर्व पदार्थ की प्रधानता होने के चलते। तो इस प्रकार यहाँ अव्ययीभाव समास का लक्षण घटित होता है, तो अव्ययीभाव की अतिव्याप्ति होती है। किंतु शास्त्रकार ने तत्पुरुष समास में इसे स्थान दिया है, जबकि तत्पुरुष का लक्षण यहाँ पर नहीं पहुँचता है, तो तत्पुरुष लक्षण की यहाँ पर अव्याप्ति हो जाती है। इस प्रकार दो उदाहरण दिए हैं तत्पुरुष के लक्षण में दोष दिखाने के लिए। बहुत से वैसे उदाहरण हैं। हाँ, थाली पुलाकन न्याय से एक दो उदाहरण मात्र दिखा दिए जाते हैं, दोष यहाँ दोष है। इस प्रकार अनेकों जगह इस प्रकार के दोष मिलते हैं। अब है द्वित्रा इति बहुव्रीहि उभय पदार्थ प्राधान्यात् द्वंद्वाति व्याप्ति बहुव्रीहि अति व्याप्ति। अब बहुव्रीहि समास का लक्षण है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जहाँ अन्य पदार्थ की प्रधानता हो वहाँ बहुव्रीहि है। यहाँ किंतु द्वित्रा यह प्रयोग बहुव्रीहि समास में दिया गया है। यहाँ पर तो उभय पदार्थ की प्रधानता है, बहुबा त्रयोबा इति द्वित्रा। तो इस विग्रह में द्वित्रा
व्युत्त्राह यह शब्द होते हैं, निर्मित होते हैं। यहाँ पर संख्या व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्ये, इस सूत्र से संख्येयार्थया संख्या अभ्यादय समस्यन्ते, संख्येयार्थ संख्येयार्थ संख्या जो है उसे अव्यय आदि के साथ समास होता है, वह बहुव्रीहि होता है। तो यहाँ पर इससे समास होने के बाद बहुव्रीहि समास तो आप कर देते हैं, यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत यह उदाहरण दिया गया है, लेकिन लक्षण के मुताबिक यह प्रयोग द्वंद्व समास का है। तो इसलिए यहाँ द्वंद्व की अतिव्याप्ति हो जाती है। द्वोवा त्रयोवा द्वित्रा, जिसका अर्थ होता है द्वित्रियंतरा इत्यर्थ। यहाँ अन्य पदार्थ की प्रधानता नहीं है, यहाँ द्वंद्व की प्रधानता है, तो इसलिए द्वंद्व की अतिव्याप्ति होती है, अब बहुव्रीहि की अव्याप्ति हो जाती है। तब बहुव्रीहि का जो लक्षण जो है वह भी दोषग्रस्त साबित होता है द्वित्रा इस पद में। अब आगे चलते हैं सस्कुश पलासम। सस्कुश पलासम, इसमें ससश्च कुशश्च पलासश्च इत्येषां समाहारः इति सस्कुश पलासम। यहाँ पर जो है सो होना चाहिए लक्षण के मुताबिक बहुव्रीहि समास के अंतर्गत यह प्रयोग आना चाहिए, किंतु इसको द्वंद्व के अंतर्गत रखा गया है, जबकि यहाँ समाहार जो है सो अन्य पदार्थ प्रधान है। समाहारान्य पदार्थ प्राधान्यात बहुव्रीहि अतिव्याप्ति, समाहार यहाँ पर अन्य पदार्थ है, इसलिए बहुव्रीहि का लक्षण वहां तक चला जाता है, सस्कुश पलासम में चला जाता है, तो यहाँ पर इसकी अतिव्याप्ति हो जाती है। द्वंद्वाव्याप्ति, द्वंद्व जो है उभय पदार्थ प्रधान हो द्वंद्व, इसकी यहाँ पर अव्याप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार सस्कुश पलासम में बहुव्रीहि का लक्षण घटित नहीं होने के चलते यह लक्षण भी दूषित हो गया, दोषयुक्त हो गया। तो इस प्रकार प्राचीन वैयाकरणों के द्वारा जो समास का विभाग किया गया, जो उनके लक्षण दिए गए, वे सब दोष से युक्त हैं, परस्पर विचार हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में घुस जाते हैं, और इस प्रकार सब जगह दोष दिखाई देता है। अब है तब कहे कि जो सिद्धांत कहिए, सिद्धांत में आप क्या मानते हैं? तो अव्ययीभावाधिकार पठितत्वम अव्ययीभावत्वम, अव्ययीभावाधिकार के अंतर्गत जो पढ़ा गया है सो अव्ययीभाव समास हुआ। उसी प्रकार तत्पुरुषाधिकार पठितत्वम तत्पुरुषत्वम, तत्पुरुषाधिकार के अंतर्गत जो पढ़ा गया वो तत्पुरुष कहलाया। बहुव्रीहि अधिकार पठितत्वम बहुव्रीहित्वम, बहुव्रीहि के अधिकार के में जो पढ़ा गया वो बहुव्रीहि हुआ। द्वंद्व के अधिकार में जो पढ़ा गया हुआ। अब कहते हैं, इससे आगे बढ़ करके कहते हैं अव्याप्ति अतिव्याप्ति तो मैंने दिखा दिया। असंभवस्य ईशाम इत्याह, कहते हैं असंभव नाम के भी तीसरे दोष यहाँ पर उपस्थित होती हैं। कहते हैं यह कैसे? तो कहते हैं भौत पूर्व्यात्, यह मैंने कहा जैसे समास करने से पूर्व, समास करणात् पूर्वम लौकिक विग्रहे पदानाम अर्थान मत्वा जे समासा क्रियन्ते तेषाम अर्था रेखा द्वारा अंकितानाम गवयानाम इव असत्या भवन्ति। ये यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने पंक्ति पढ़ करके सुना दिया है। मतलब हुआ जो समास भूत पूर्व्यात का मतलब क्या हुआ, माने भूतपूर्व पहले
भूतपूर्व क्या, तो समास करने से पूर्व लौकिक विग्रह में पदों का जो अर्थ है उन अर्थों को मानकर जो समास किए जाते हैं उनके जो अर्थ हैं सो रेखा द्वारा अंकित जो गवय है वन्य प्राणी वो जैसे असत्य प्रतीत होते हैं उसी प्रकार वे अर्थ भी असत्य प्रतीत होते हैं। अब स्पष्ट किया जा रहा है, रेखा गव्यादि निष्ठ लांगूलादेर वास्तव पश्व लक्षणत्ववत एतेषामपि न समास लक्षणत्वम। कहते हैं जो जैसे शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर गवय का चित्र रेखा के द्वारा करते हैं तो गवय क्या हुआ, गो सदृशो गवय, गाय के सदृश जो होता है सो गवय कहलाता है। गवय होता है जंगली प्राणी, वो जिसको नीलगाय कहते हैं, वो गाय के समान होता है लेकिन वो वास्तव में गाय है नहीं, लेकिन उसमें भी लांगूल आदि सींग आदि सब कुछ रहते हैं। तो रेखा गवय आदि निष्ठ जो लांगूल आदि जो है उसका जो वास्तव पशु का जो लक्षण है सो उस लक्षण के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर तो लिखा जाता है, वो दिखाया तो जाता है जो वह गवय है, लेकिन वास्तव में वह पशु का लक्षण नहीं हुआ। जैसे वो पशु का लक्षण नहीं हुआ उसी प्रकार ये भी समास के लक्षण नहीं हुए। बोधकता तु तद्वदेव स्यात्, केवल समझाने के लिए जैसे वो चित्र के द्वारा गवय को समझाया जाता है उसी प्रकार केवल समास को समझाने के लिए ये लक्षण दिए गए हैं, लेकिन इसमें सत्यता नहीं है और सत्यता है। अब थोड़ा इसको मैंने और स्पष्ट किया है। बहुत पूर्व्यात सोपी रेखा गवयादि वदासित इत्यस्यायम आशय, इसका यह आशय हुआ प्राचीने प्रदत्तेषु लक्षणेषु न केवलम अव्याप्ति, प्राचीनों के द्वारा प्रदत्त जो लक्षण है उनमें केवल अव्यापी दोष ही नहीं है, अतिव्यापी दोष ही नहीं है, अपितु असंभव नाम का जो तृतीय दोष है वो भी दोष आ जाते हैं। कहते हैं कैसे, जैसे यथा गवय एक प्राणी विद्यते, गवय एक प्राणी है जो स्वरूपे गो सदृश प्रतीयते, जो स्वरूप में गो सदृश प्रतीत होता है। तम बोधय तुम, उसको समझाने के लिए उसका ज्ञान कराने के लिए बालका नाम समक्षम अध्यापक कृष्ण पट्टे रेखा भी गवयस्य चित्रम रचयति, बालकों के समक्ष अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर रेखा के द्वारा गवय का चित्र बनाते हैं। तत्र तस्य कृते पुच्छ श्रवणादि अंगानि च निर्मात, वहाँ उस गवय के लिए पूंछ कान आदि अंगों का भी निर्माण करते हैं। परंच ता रेखा तस्य वस्तुनः तस्य च पशु वास्तविक चिन्हानि न भवन्ति, परंतु वे रेखाएं उस वस्तु के जिसके लिए वो रेखाएं खींची गई है उस पशु का वास्तविक चिन्ह वे रेखाएं नहीं होती हैं, क्योंकि जतो ही तास्तु रेखा एवं संत, क्योंकि वे तो मात्र रेखाएं हैं। एवमेव प्राचीनैः रचितानि लक्षणानि एवमेव एवमेव प्राचीनैः रचितानि लक्षणानि समासानां लक्षणानि कदापि न वक्तुं शक्यन्ते। इसी प्रकार प्राचीनों के द्वारा जो दिए गए जो लक्षण हैं, प्राचीनों के द्वारा लिखे गए जो समास के लक्षण हैं वे लक्षण
कभी भी नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि जतो ही ताः रेखा जथा पशु बोधिका, जैसे वे रेखाएं केवल मात्र उस पशु को बोध कराती हैं, तथैव तानि लक्षणान्यपि, तथे उसी प्रकार वे जो प्राचीनों के द्वारा समास के लक्षण दिए गए हैं वे मात्र स्वरूपस्य परिचायिकानि एव सन्ति, मात्र उनके स्वरूप के ही बोधक हैं, परंतु असाधारण परिचायकानि नेति, परंतु वे असाधारण परिचायक नहीं हैं। माने वो असाधारण परिचायक का मतलब हुआ कि वो सब प्रकार से लक्षण घटित नहीं होते हैं, इसलिए उन लक्षण को लक्षण नहीं माना जाएगा और सत्य ही माना जाएगा। इस प्रकार आज यहाँ तक मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। इसको आप लोग ठीक से देखेंगे। प्राचीन वैयाकरणों के लक्षणों को खंडन किया गया है, सप्रमाण खंडन किया गया है। इसको आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग प्रश्न करेंगे, लिख करके लाएंगे, हमसे अगला दिन प्रश्न करेंगे, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अब मैं अपने वाणी को यही विश्राम देता हूँ। हरि ओम शांति।